स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे एमपीपीएससी का एग्जामिनेशन जो कि 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक कंडक्ट होना है। मैं बात कर रहा हूँ एमपीपीएससी मेंस परीक्षा की जो 2024 की होने वाली है। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ये तो हमेशा से नियम ही रहा है कि जैसे ही एग्जाम नज़दीक आता है तो आप क्या पहुंच जाते हैं आयोग के पास, आप एप्लीकेशन देते हैं, मेल करते हैं कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो नियम और आपका हिसाब किताब बन रहा है तो उसके अनुसार एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं हो रही है और ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि हर समय आप एग्जामिनेशन के पोस्टपोन की उम्मीद करें ये भी अच्छी बात नहीं। मैं एमपीपीएससी आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैंने ये देखा कि 2020-2019 के बाद जो उन्होंने एग्जामिनेशन को कराए हैं ना, एग्जामिनेशन के जो साइकिल है वो बहुत, मुझे लगता है पूरे देश में इतनी जल्दी जल्दी कोई भी एमपीपीएससी का आयोग मतलब कोई भी लोक सेवा आयोग नहीं करा पाया है। तो वो अपना मैनेज करना चाह रहे हैं और बहुत अच्छा मैनेज हो गया है। तो अब आप लोग कोई पोस्टपोन की डिमांड मत करिए, कोई आगे बढ़ने की डेट मत करिए। एक्सपेक्ट ये करिए 2025 का जो प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आने वाला है वो सही टाइम पे आए, सारी चीजें सही पर चले। ठीक है, ठीक है, कोर्ट का मामला है, रिजल्ट लेट लतीफ हो रहा है, लेकिन आयोग अपना काम बहुत ईमानदारी से बहुत सही टाइम पे कर रहा है। तो पोस्टपोन की उम्मीद मत करें और आपका 21 तारीख की तैयारी करें। 21 तारीख की तैयारी के ही संदर्भ में आपके सामने आया हूँ और ये कह रहा हूँ कि आप वो स्टूडेंट्स जो कई एग्जामिनेशन में कई बार फंसे रहते हैं, आपको वनडे एग्जाम भी देना है, ये एग्जाम भी देना है, दूसरा एग्जाम देना है और आपका प्रीलिम्स निकल गया है, तो आप मेंस की तैयारी कैसे करें? या फिर वो स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा कम पढ़ पाए हैं, ज़्यादा मतलब नए नए पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मेंस देने का समय मिला है 1 महीने 2 महीने लगभग, तो वो लोग कैसे इस एग्जामिनेशन को दें और लास्ट के भी 8-10 दिन में वो किन किन यूनिट को रिवाइज करके जाएं, क्या क्या पढ़ के जाएं जिससे उनका एग्जामिनेशन अच्छा जाए। तो मैं ये कहता हूं सबसे पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा जो एमपीपीएससी मेंस एग्जाम है, इसमें आप सबको पता है कि 2024 में जो नया सिलेबस अपडेट होके आया है प्रीलिम्स और मेंस का, तो अभी तक हम इसकी बात कर लें तो ये आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन है 1500 नंबर का पेपर होने वाला है और आपके वही पेपर डिसाइड हैं जो पहले से थे कि 6 पेपर आपको देना है। ठीक है, 6 पेपर में आप सबको पता है हिस्ट्री आपका 150 मार्क्स का, ज्योग्राफी आपका 150 मार्क्स का, पॉलिटी आपका 150 मार्क्स का, फिर इकोनॉमिक्स की अगर बात करें ये भी 150 मार्क्स का, सोशियोलॉजी 150, ठीक है, साइंस प्लस पब्लिक हेल्थ की बात करें ये 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 150 मार्क्स में सारे वो डिवाइडेशन है। फिर इसमें फिलॉसफी वाले पोर्शन को बात करें, फिलॉसफी, एथिक्स, साइकोलॉजी ये 150 मार्क्स का है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नया जो जुड़ा है एंटरप्रेन्योरशिप प्लस मैनेजमेंट, ये आपका 150 मार्क्स का। इसके बाद आपके फिर बचते हैं 2, हिंदी और आपका मतलब जनरल हिंदी, ये आपका 200 मार्क्स का है और आपका लास्ट आपका है एसे प्लस रिपोर्ट राइटिंग, ये 100 मार्क्स का है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 15 8 120, ठीक है, ये 200 300 कुल मिला के आपका हो गया 150 मार्क्स का। अब मैं ये बताना चाहता हूँ सिलेबस आप लोगों के पास सबके पास सामने है, नहीं हो तो सिलेबस को आप थोड़ा सा अगर आपके पास सिलेबस हो तो खोल लीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, खोल लेंगे तो पहला ही जो परीक्षा योजना वाला वो चार्ट बना है तो उसमें लिखा हुआ है, आप सबको पता है 150 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट हैं। ये पेपर 6 पेपर में डिवाइड है। पहला पेपर हम सब लोग को मालूम है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आना है, दूसरे पेपर में आपका पॉलिटी और आपका सोशियोलॉजी आएगा, तीसरे में आपका इकोनॉमिक्स और आप
साइंस टेक आएगा और चौथा पेपर भी इस बार दो भागों में डिवाइड है। अभी तक एक पेपर होता था, लेकिन चौथा पेपर का भी पार्ट ए और पार्ट बी है, जिसमें पहले में आएगा फिलॉसफी और साइकोलॉजी और दूसरे में आपका इंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट वाला पोर्शन है। और पांचवा आपका पेपर होने वाला है हिंदी का और छठा आपका पेपर है कौन सा, एसे राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग की। तो हम सब लोग को ये पता होना चाहिए 150 मार्क्स के सारे सेगमेंट है। उसके बाद 6 पेपर होंगे, ये आप सब लोगों को अच्छे से पता है। अब हमारी जो ये क्लास है, आज की वीडियो है, आप लोगों को ये बताएगी कि आखिर जो आपके बाद बचे हैं लगभग 10 दिन ही मान के चलिए, क्योंकि दशहरे का सीजन है, नवरात्रि चल रही है, तो आपके पास 10 दिन बचा है। तो 10 दिन में आप कौन कौन से यूनिट को बेस्ट तरीके से अपने उनको रिवाइज करेंगे, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो 1500 मार्क्स है ना, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए हैं, ठीक है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले अपने दिमाग में ये लाना है कि आपका 400 मार्क्स जो है ना, आप अभी के कंडीशन में प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गए हैं, तो 400 मार्क्स आपको क्या करना है, आ ही जाएंगे। मतलब आपके 400 मार्क्स आ गए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने। कैसे? क्योंकि आपको नॉलेज है प्रीलिम्स के टॉपिक्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको 400 मार्क्स, आप जाएंगे लिख के आ जाएंगे, 400 मार्क्स आ जाएंगे। लड़ाई कहाँ से है? 400 से लेके 820, 800 के बीच में है, ठीक है, 800 प्लस ही कहें, ठीक है। तो आप ये कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट रखिए एमपीपीएससी मेंस के स्टूडेंट्स, कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए हैं, तो आप किसी भी कंडीशन में जाएंगे तो 400 मार्क्स आपके आ ही आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब कि आपके दिमाग में 1500 में से 400 का लोड हटा दीजिए, अब बचा आपका 1100, और 1100 में आपको सारे मार्क्स आपको लाने नहीं है, मुश्किल से आपको लाने पड़ते हैं 60 से 65% ला लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी रैंक मिल जाएगी। तो 400 मार्क्स हटा देंगे तो आपके पास अब आपको कितने लाने हैं, केवल और केवल आपको 400 मार्क्स के लिए मेहनत करना है। तो 400 ये मेंटेलिटी लेके आप चलेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे जाने वाला है, ठीक है ना। 400 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करना है। अब मैं बताता हूँ कैसे आप मेहनत करना शुरू करें। खासकर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की, उनके लिए ये वीडियो अच्छा है, और जो लोग पढ़ाई किए हैं वो भी देखेंगे ना, तो उनको एक अपने जो उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई है और जो मैं बता रहा हूँ, तो उसको एक कंबाइन करेंगे और एक दोनों का एनालिसिस करेंगे, तो उनको ये समझ में आ जाए कि हाँ सही बात है, ये हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। पहली बात तो लोड हटा गया आपका 400 मार्क्स, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये आपके लिए मोटिवेशन है और बहुत ही ये रियलिस्टिक है। कोई ये नहीं है कि नहीं सही बात नहीं है, 400 मार्क्स का ये हट गया है। अब आपको 400 से 500 नंबर लाने हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं इसको इसलिए यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हूँ कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मतलब 15 चौको 60, क्या हुआ, 600 मार्क्स की ये हैं। और ये हम बचपन से, जब से हम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, हमेशा से पढ़ रहे हैं। अगर कह दें तो मान लो इसको हटा भी दें, इकोनॉमिक्स मध्य प्रदेश में नहीं पढ़ते हैं लोग, ऐसा उनको लगता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप लोगों को लगता है कि मैंने इकोनॉमी नहीं पढ़ी, इकोनॉमी आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कृषि अगर पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के उद्योग पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में सिंचाई पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा व्यापार हो रहा है, वो सब इकोनॉमी के अंतर्गत आ रहा है। भारत में ही ऐसे आप सब पढ़ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। वो ये नहीं, बर्डन बहुत लोग ले लेके चलते हैं कि हमने इकोनॉमी नहीं पढ़ा। आप सब पढ़ रहे होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वो समझ में नहीं आता, यही सब इकोनॉमी में आता है, ठीक है। नॉर्मल से क्वेश्चन एक आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों का वर्णन करें, फिर क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक्स से इतने क्वेश्चन आए, तो भाई वही है। तो इकोनॉमी आप बहुत अच्छे से पढ़े हो, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। कुछ टर्म बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे आता है, जो नॉर्मल चीजें होती है वहीं से सिलेक्शन होता है। तो आप ये समझ के चलिए 600 मार्क्स आप इसको अभी हटा दीजिए, हटा दीजिए। दैट मीन्स कि अगर ये 600 मार्क्स में से, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप किसी भी कंडीशन में सो के उठ के गए, मुंह धुल के गए, उसके बाद भी आपके 600 मार्क्स में 200 मार्क्स तो आ ही जाएंगे ना, 200 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, तो 200 नंबर का यहाँ से खेल
खत्म है, कहीं भी किसी भी कंडीशन में आप जाएंगे तो आ ही जाएंगे। किसी की पॉलिटी में अच्छा जाए, किसी की ज्योग्राफी, किसी हिस्ट्री। पॉलिटी तो इवन इजी है, आप जाके लिमिटेड चीजें हैं लिख के आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका लोड नहीं लेना है। फिर आता है सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी भी ऐसा सब्जेक्ट है, आप देखेंगे कि ये जुड़ा हुआ है। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी सोशियोलॉजी छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, अभी कुछ मत करिए। इन 4 चीजों को आपने छोड़ दिया, मत पढ़िए फिलहाल, बिल्कुल मत पढ़िए, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और मैं बार बार ये बताता हूँ, उनके लिए है जो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं स्टूडेंट्स, और जो कम समय में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये चीजें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वो लोग स्टार्ट करें। आज है 8 तारीख, आपके पास लगभग 10 दिन बचे हैं पूरे के पूरे। एक आध दिन छुट्टी में जाएगा, दशहरे दिवाली में जाता है। हम इंसान हैं तो दिवाली भी मनाएंगे, दशहरा भी मनाएंगे, नवरात्रि भी मनाएंगे, सारी चीजें चलती रहेंगी, और आपका सिलेबस जिंदगी में कभी भी नहीं कंप्लीट होगा, और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। चाहे जो भी हो, कोई आईएएस बन गया, एसडीएम बन गया, डीएम बन गया, किसी का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता उसके, उससे अगर पूछा जाए, लेकिन सिलेक्शन उसी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हम लोग करते हैं? तो सबसे पहले आपको पढ़ना कहाँ से है? तो सबसे पहले आप लोग उठाएंगे अगले दिन हिंदी वाला पोर्शन। क्या? जनरल हिंदी, मतलब सामान्य हिंदी आप उठाइए, और उसमें जितने भी टॉपिक हैं, आपके पास सिलेबस होगा, सिलेबस में आप लोग देखिए चलिए कि क्या क्या टॉपिक हैं, उनको आप पढ़ेंगे कैसे। ठीक है ना, तो सामान्य हिंदी बहुत आसान है। व्याकरण वाला पोर्शन आता है, आप सब लोग को मालूम है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, संधि हुआ, समास हुआ, छंद हुआ, अलंकार हुआ, वहीं से क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाते हैं, विराम चिन्ह वगैरह। तो जनरल हिंदी वाला पोर्शन आप कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 1 डे। 1 डे में अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, प्लस रिपोर्ट राइटिंग, दो चार होते हैं, उनको फॉर्मेटिंग करके लीजिए कि कैसे कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, यहाँ से रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगी। ये आपका 1 दिन के अंतर्गत हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि सर 1 दिन में कैसे होगा? हो जाएगा भाई, अगर आपको लास्ट स्टेज है और अंत में पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपको ये नहीं सोचना है अरे यार हमको 2 दिन 5 दिन, नहीं, यू आर गोइंग टू, आपको इंटेंस तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, जैसे एक धावक होता है, एक रनर होता है, तो जब उसकी रेस होती है 100 मीटर की, 200 मीटर के जो स्प्रिंट वो लगाते हैं, तो लास्ट में वो जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो लंबे दौड़ नहीं दौड़ते हैं, वो 100 मीटर के, 200 मीटर से एक एक दिन में 20-20, 25-25 स्प्रिंट लगाते हैं। इसी तरह आपको करना है, ये स्प्रिंट आपका चल रहा है। तो जनरल हिंदी 1 दिन में आपको कंप्लीट कर ही लेना है, और आराम से हो जाएगा। तो इससे आपको होगा क्या जीवन में? 200 मार्क्स का लोड कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोड कम हो जाएगा। आप कैलकुलेट करते जाइए लोड कितना कम हो रहा है। 200 मार्क्स के यहाँ 600 मार्क्स इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने जिंदगी से पढ़ा हुआ है। तो 200 मार्क्स का यहाँ से लोड जब कम हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप आइए नंबर 2 पोर्शन में। 200 मार्क्स क्या, रिपोर्ट राइटिंग प्लस में कर लीजिए, प्लस 100, मतलब 300 नंबर का आपका काम यहाँ से हो गया। फिर हम लोग घुसते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। पीछे से ही पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही रखना है कि आप बहुत आगे से पढ़ चुके हैं। हमेशा जब भी पढ़ने का मन होगा, मोटिवेट होंगे, तो आप आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। इस बार आपको काम यही करना है कि आप इस बार आगे की जगह पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नंबर 2 पोर्शन में आप आएंगे, जो नया टॉपिक है, एंटरप्रेन्योरशिप प्लस मैनेजमेंट। इन टॉपिक को पढ़ना है। इसको क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, इस बार अभी तक नहीं होता था, और मैं बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस नया है, तो पेपर बहुत आसान आएगा। मैं ये कह सकता हूँ, जैसे मान लीजिए एग्जाम किस तरह पढ़ना है, जो उसमें लाइन लिखे, कहते हैं ना सिलेक्शन के बाद लोग बोलते हैं कि उसकी लाइन बाय लाइन पढ़िए, तो उसका रीजन यही है कि देखिए, जैसे मान लीजिए इंटरप्रेन्योरशिप है, तो ऐसे कैसे पढ़ना है? मान लीजिए इंटरप्रेन्योरशिप है, तो सिंपल सी बात है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, महत्व बताइए, विशेषताएं बताइए इंटरप्रेन्योरशिप के। ठीक है, सिम्टम्स बताइए। बहुत आसान आसान सवाल, जो जो उसमें लाइन में लिखा है, चाहे आप गूगल कर लीजिए,
चाहे आप चैट जीपीटी कर लीजिए, चाहे आप मेटा एआई का इस्तेमाल कर लीजिए, बस जो उसमें लिखा है वो लाइन को आप पढ़ लीजिए। उसके अलावा मोर देन इनफ है ये, उसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दूसरा आपका टॉपिक है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मल से टॉपिक है कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बस ये बहुत है। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट वाला इसमें यूनिट है। इसमें देखिए तीन चार यूनिट है, तो उसको तीन चार यूनिट की तरह मत लीजिए, जितनी भी वो तीन चार पांच यूनिट है उसको एक यूनिट मान के चलिए। और वो मान लीजिए इंटरप्रेन्योरशिप एक टॉपिक है, मैनेजमेंट एक टॉपिक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक है, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एक टॉपिक है। तो उसको क्या करिए, वो लास्ट में है एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो उनको एक टॉपिक मान के चलिए कि बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग ऐसा ट्रीट करने लगेगा नहीं ये एक यूनिट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको यूनिट में डिवाइड करते हैं। और मैं ये कह रहा उसका एक एक ही मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें उसको ही सर्च कर लेना है, आपको ऐसे ही पढ़ लेना है, चाहे आपके पास कोई भी नोट्स हो, कोई भी किताब हो या मोबाइल हो। ओके, तो इस तरह आपको इनको पढ़ना है, बहुत डीप में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नहीं आने वाला है, क्योंकि पहला सिलेबस चेंज के बाद एग्जामिनेशन होने वाला है। दूसरे नंबर पर फिर आप ये जब कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगला जो टॉपिक आपके आने वाला है तो वो वाला पढ़ ले। नेशनल बिल्डिंग, नेशनल बिल्डिंग वाला एक वो है टॉपिक है। फिर रोल ऑफ, जैसे अगला टॉपिक है मान लीजिए रोल ऑफ भगवत गीता लिखा हुआ है, तो सीधे क्वेश्चन आएगा रोल ऑफ भगवत गीता इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन में भगवत गीता का क्या योगदान है, ऐसे ही पढ़ना है। जैसे मेरे पास ये सिलेबस है तो मैं देख पा रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग पेपर कौन सा, फोर्थ पेपर का पार्ट बी शुरू किए, पीछे से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योरशिप में हमने देखा जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट हुआ, इसमें स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी चीज, डिजास्टर मैनेजमेंट ये आप लोग पहले ही पढ़े हैं, आराम से डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज कर पाएंगे। ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट में इसमें फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस, मतलब सफलता के लिए कौन कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल है, लिखिए, लिख पाएंगे आप आसानी से। ठीक है, तो इस तरह से आएंगे। अब हम लोग आगे आते हैं किसमें, हाँ जैसे आगे हम लोग फोर्थ पेपर के पार्ट ए वाले सेक्शन में, पार्ट बी में, ठीक है एंटरप्रेन्योरशिप वाला था, पार्ट बी ए में आते हैं। तो जैसे इंडियन षट दर्शन, षट दर्शन को आप पढ़िए क्योंकि ये नया जुड़ा है, क्या इंडिया षट दर्शन। और बाकी जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स इसमें जोड़े गए हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जैसे सुकरात हुआ, प्लेटो हुआ, स्वामी विवेकानंद हुए और दीनदयाल उपाध्याय हुए, तो इनकी मेन जो थ्योरी है उसको पढ़िए या फिर ना पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाए, क्योंकि पहले से जो एकदम पहली बार मेंस पढ़ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, बाकी जो पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो मत पढ़ें, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि पास आपके पास टाइम नहीं है रिवाइज करने के लिए। ठीक है, नया जुड़े हैं अहिल्या भाई, तो अहिल्या भाई आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन 101% आने वाला है। ठीक है, फिर उसमें आता है दूसरा, इसमें टॉपिक नेशनल बिल्डिंग एंड मोरल कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है, ये आपकी समझ के स्तर का है, आप क्या करेंगे आप समझ लीजिए बस। ठीक है, नेशनल बिल्डिंग एंड मोरल कॉन्सेप्ट, मतलब ये आप ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे जो आपको बनेंगे। जैसे आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, तो मतलब सिंपल से क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। अब वो किसके अकॉर्डिंग है, किसके कई थ्योरीज दिए होते हैं वो अलग है। ठीक है, तो दो टू मार्कर आ सकते हैं इस बार क्वेश्चन, क्योंकि इस बार देखिए एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसे है, टू मार्कर में है, 7 मार्कर है और 10 मार्कर है, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए रोल ऑफ भगवत गीता इन एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगले आएंगे ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी। ठीक है, साइकोथेरेपी, ह्यूमन बिहेवियर बहुत आसानी से आप करेंगे, एटीट्यूड इसमें पढ़ना पड़ेगा, एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, और इमोशनल इंटेलिजेंस पहले से ही हम ये सब लोग जानते हैं, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो इन यूनिट को आपको पढ़ना है, पढ़ना कब है, और इसका हिसाब किताब कितने दिन का होना चाहिए, 2 दिन का, 1 दिन आप इसमें लीजिए, 2 दिन आप इसमें लीजिए। ठीक है, एक एक पार्ट में आप 2-2 दिन लीजिए। ठीक है, तीसरा इसमें आता है मोरल वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
मोरल वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत आसानी से ह्यूमन नीड एंड मोटिवेशन, ह्यूमन की जरूरत क्या है, मोटिवेशन, ये सब आप लोगों को पता है। यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट ही आएंगे, मैं बता रहा हूँ। लाइन की जितनी भी लाइन लिखा है ना, आप सिलेबस ही रीड करके चले जाएंगे, आपका एग्जामिनेशन के बहुत करीब हो जाएंगे, ठीक है। एथिक्स एंड वैल्यू, करप्शन वाले पोर्शन को पढ़ना है। करप्शन के प्रकार कितने हैं, कितने तरीके से, इनके कारण क्या है, उसका निदान क्या है, कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, यूनिट 4 में है, ठीक है। तो पार्ट बी, ये कौन सा पार्ट है, ए है ना, केस स्टडी भी इसमें अलग है, पार्ट ए है। पेपर 4 मतलब कुल मिला के पेपर 4 को ए प्लस बी दोनों पार्ट को पढ़ लेना है 2 दिन में, एक एक दिन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ चाहे कंप्लीट, मतलब चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन पूरे के पूरे आप अपने आप को एक फील कराइए कि हम 2 दिन में पढ़ सकते हैं, 2 दिन में इसको भी पढ़ सकते हैं। 2 2 4 एक 5 दिन आपके हो गए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ। फिर अगला आता है हम लोग पेपर 3, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, पेपर 3। अभी तक क्या होता था, ये एक पार्ट में होता था एंड ऑल दे 10 यूनिट्स आर कंबाइंड, लेकिन इस बार क्या हो गया कि इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। बहुत आसान है पेपर 3। पेपर 3 में बहुत ऐसी यूनिट्स हैं जिसको आप लोग बहुत आसानी से जानते हैं। जैसे पहला यूनिट है फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये इतना सरल पेपर है, इतना आसान ये टॉपिक्स हैं कि इनको जब आप इनके 10 पॉइंट जो लिखे हैं, 8 10 12 जितने भी टॉपिक हैं, बस उतना ही। जैसे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बहुत आसानी से लोग जानते हैं कि भारतीय, लोग कमेंट करिएगा 2 4 फीचर आप बताइएगा। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बहुत आसानी से लोगों को पता होता है हमेशा से। आपको इसमें लिखना पड़ेगा, मान लीजिए बैकग्राउंड बनाना हुआ, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ से आने वाले नहीं, 7 मार्कस में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको एलपीजी से शुरू करके कैसे कैसे आप मिक्स इकोनॉमी की तरफ भारत बढ़ा, अब क्या है, ये ऐसे सब लिखना है। विकसित भारत 2047 वेरी इजी, कहीं भी आप करंट अफेयर में पढ़ लीजिए, कहीं से भी आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न बहुत आसान है। फिर आगे हम आते हैं टैक्सेशन एंड पॉलिटी। फिर दूसरा यूनिट है टैक्सेशन एंड पॉलिसी लैंडस्केप। ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। आपको पता है पीडीएस सिस्टम इसमें है, इंडियन फॉरेन ट्रेड है, मॉनेटरी पॉलिसी है, मोनेटाइजेशन हुआ, फिस्कल पॉलिसी भारत की क्या है, इससे क्वेश्चन ये हमेशा से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें भी बहुत ज्यादा लोड नहीं है। ये पेपर 3 में है जरूरी इकोनॉमी के नाम पे। तीसरे नंबर पर ओवरव्यू ऑफ मध्य प्रदेश इकोनॉमी, बहुत आसान है, इसको आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें। भारत क्या पढ़ लें इसमें, इसमें क्या करें, जो करंट अफेयर की स्कीम्स हैं उनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश, ये आसान है, इसमें डेमोग्राफी पढ़ लीजिए, इन्फ्लुएंस ऑफ डेमोग्राफी इन मध्य प्रदेश, प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सब, ये थोड़ा सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मध्य प्रदेश वाले पोर्शन को, फॉरेस्ट का हुआ, वाटर मिनरल्स, उद्योग हुआ, यही सब इसमें आना है। ये आपको एमपीजीके में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसी न किसी रूप में, आप उसको लिख पाएंगे, मैं इतना भरोसा करके चलता हूँ आप में, सही बात है, लिख पाएंगे। स्टैटिक डाटा एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी, ये एक थोड़ा सा डाटा कलेक्शन वाला टॉपिक है, लेकिन आपको इसमें ये नहीं देगा कि डाटा आप कलेक्ट करके लाएं। इसमें जैसे एक टॉपिक है डाटा कलेक्शन टेक्निक, तो उसमें सीधे आएगा कि राइट डाउन द डाटा कलेक्शन टेक्निक्स, तो आप लिखेंगे कि क्या क्या किन किन तकनीकों से हो सकता है, ठीक है। इसमें मीन मीडियन मोड कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये हो गया, सैम्पलिंग टेक्निक्स हो गए, डाटा प्रेजेंटेशन, ये थोड़ा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए। फिर आपको आता है इसमें बहुत ही, पार्ट बी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर 3 का, ए प्लस बी। अब पार्ट बी में देखिए जनरल साइंस पहला यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं, अब बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइंस, बहुत आसानी से, बहुत आसान पेपर आने वाला है अब साइंस का खासकर। फिर आता है कंप्यूटर साइंस, हमेशा से पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, कोई समस्या आपको आने ही वाली नहीं, वही जनरेशन से लेके टाइप, मेमोरी, ये सब आपको लिखना है। मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस पता नहीं क्यों दे दिया, इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स का पोर्शन ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, ज्यादा कठिन सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि मैथ का जो डिफिनीशन होता है, मैथमेटिकल इज द ब्रांच ऑफ साइंस, क्यून ऑफ साइंस अगर कहते हैं, रानी कहते हैं साइंस की क्यून,
ठीक है। तो मैथमेटिकल साइंस से ही यहाँ क्वेश्चन आएंगे, एरिया से आएगा, प्रोपोर्शन से आएगा, वॉल्यूम से आएंगे, बहुत यहाँ से आप कर पाएंगे। यूनिट थर्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पेपर 3 पार्ट बी। यूनिट 3 ये इंपॉर्टेंट है आज के प्रोस्पेक्ट पे। आयुष हो गया, आयुर्वेद हो गया, उसके बाद इसमें योगा हो गया, 16 संस्कार हो गए, मतलब 16 संस्कार हो गए, ये इंपॉर्टेंट है पेपर 3 का। सॉरी, यूनिट 3 का आयुष वाला यूनिट, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, सॉइल ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ से आने की संभावना है। यूनिट 4 दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट बट इट इज टोटली मतलब बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एनएचपी भारत के, इसमें देखना है। नेशनल टीबी एलिमिनेशन, दीज पोर्शन आर वेरी आई थिंक याद करने वाले होते हैं, मेमोरी बेस्ड इसमें चीजें हैं। स्वच्छ भारत मिशन है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, डिफरेंट बायोमार्क्स हैं, इसको आपको याद करने वाला पोर्शन, इसलिए थर्ड और फोर्थ यूनिट पेपर 3 पार्ट बी का ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, करंट अफेयर से आपको पढ़ना है। करंट अफेयर में क्या करना है, बहुत ज्यादा नहीं। मान लीजिए स्वच्छ भारत मिशन है, तो स्वच्छ भारत कब हुआ, किसने लॉन्च किया, उसके अंतर्गत क्या क्या चल रहा है। ठीक है, बस इतना, कितने सर्वे किए जाते हैं साल में, बस। फिर अगर आता हमारा यूनिट 5। यूनिट 5 में है आपका इन्वायरमेंट वाला पोर्शन। इन्वायरमेंट आप हमेशा से पढ़ रहे हैं, एमपीपीएससी क्योंकि पेपर है, तो इट ऑलवेज गोज थ्रू लाइन बाय लाइन ऑफ द सिलेबस। तो सिलेबस में जैसे है कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर, यही सीधा के सीधा उठा के क्वेश्चन दे सकता है, पहली लाइन को ही चिपका देगा, आप 10 मार्कर में लिखिए बढ़िया आराम से। ठीक है, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन एक दे सकता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज का एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक नकारात्मक। खैर ये तो यूपीएससी में चला जाएगा, सकारात्मक नकारात्मक इम्पैक्ट, केवल इम्पैक्ट बस दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ से एनवायरनमेंट से आने की संभावना रहती है, इसमें बहुत ज्यादा याद करने की चीजें है नहीं। फिर लास्ट में आपका इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, वाटर सिक्योरिटी, वाटर, इसमें वाटर मैनेजमेंट करना थोड़ा बहुत जरूरी हो गया क्योंकि वाटर की क्राइसिस बढ़ रही है। ओके, वेरियस एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, मतलब पानी वाले समस्या को देखना है इसमें। तो ये रहा आपका पेपर 3 को आपको पढ़ने का। इसको भी आप, मैं कह रहा हूँ इसको बहुत आप अच्छे से टाइम दीजिए पेपर 3 को, अच्छे से मीन्स इस सब में से मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 3 दिन दीजिए, 3 2 5 2 7 1 8, आज 18 है, सॉरी 8 है, 9 से स्टार्ट करेंगे तो कितना हो गया, 3 2 5 2 7 2 2 2 4 3 7 1 8, 17 तारीख हो गई। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं अब तक आपका कितने मार्क्स का कंप्लीट हो गया है काम, 200। ठीक है, 300 मतलब पेपर कौन सा 4 और पेपर 3 600, 2 8 6 3 900 का आपका मामला कंप्लीट हो गया है। और आपका यहाँ पर कितने बचे हैं, 600 का आप छोड़ दीजिए। अब 600 में जो आपने, मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पेपर आपको हिंदी सबसे पहले पढ़ना है और रिपोर्ट राइटिंग एक एक दिन में। 2 दिन में आपको क्या पढ़ना है, पेपर नंबर 4 इथिक्स वाला पोर्शन और जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, ये सब है। फिर 2 दिन में आपको क्या पढ़ना है, आपका पेपर 4 का एबी पोर्शन, सॉरी ये वाले पोर्शन को आप 2 दिन में लीजिए, एक पार्ट को। ठीक है, और पेपर 4 का ही मतलब कुल मिला के आप 2 नहीं, इसको इंटरप्रेन्योरशिप वाले को आपको 1 दिन में ही पढ़ना पड़ेगा, दूसरा जो पोर्शन है उसको 2 दिन में। 3 दिन आप इसमें लीजिए पेपर 4 में, और पेपर 3 में 3 दिन, 6 दिन, 3 3 6 1 7, 7 दिन का भी हालचाल आपका हो गया है। फिर आपके बचते हैं कितने, पेपर आपका 2 और पेपर 1। तो पेपर 1 आप स्किप कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आपका जैसे 21 को पेपर है तो केवल आप 20 को पढ़ेंगे, 20 को आप पढ़ सकते हैं। तो पेपर 1 कब रहेगा, एक दिन, दैट मीन्स 20 ऑफ अक्टूबर। ठीक है,
पेपर 1। फिर आपका पेपर 2 पॉलिटी और इकोनॉमी, ये आप पढ़ लीजिएगा कहीं बीच में आप समय लगा के, जैसे मान लीजिए एक दिन के लिए, एक दिन में इसको कंप्लीट करना है, एक ही दिन से ज्यादा टारगेट नहीं लेना है। पेपर 2, ठीक है। सोशियोलॉजी वाला, सोशियोलॉजी का जो पोर्शन है, हम्म सोशियोलॉजी वाला पोर्शन, इसको आप एक दिन अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सोशियोलॉजी से आपकी बहुत सारी चीजें कंप्लीट होंगी। सोशियोलॉजी क्योंकि हम लोग ज्यादा नहीं पढ़े होते हैं, अभी तक थोड़ा बहुत था, थोड़ा सा सिलेबस में नया है ये भी, तो इसको भी एक दिन क्या पढ़ेंगे, इसको आधा दिन ही पढ़िए यार, या फिर किसी आप पोल पेपर 2 के साथ ही ले लीजिए, ठीक है। पेपर 2 के साथ ही इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है, आपका कितना हुआ, 7 दिन वहां पे हो गए, एक 8, एक 9, एक 10, एक 10, 10 दिन का हमने पूरा का पूरा आपका खाका तैयार कर दिया। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कैसे पढ़ना है आपको, कौन कौन से दिन। एक दिन में आप क्या पढ़िए, पूरा हिंदी और रिपोर्ट राइटिंग वाला पोर्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। एक, फिर आप एक दिन में क्या करेंगे, इंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट वाला पोर्शन पढ़िए 2। फिर उसके बाद आप इसमें फिलॉसफी वाला पोर्शन और साइकोलॉजी वाला पोर्शन, ये आप 2 दिन में पढ़िए। थोड़ा सा इसमें समझने का है, थोड़ा आप टाइम ले सकते हैं। 2 दिन का ये पोर्शन हो गया। फिर आप आएंगे किसमें, पेपर 3। पेपर 3 में आप ये सोशियोलॉजी और साइंस, ठीक है। सोशियोलॉजी और साइंस कहाँ गया, 3 दिन का मैंने दिया है, इसको सोशियोलॉजी लास्ट में आप, मैं वही सोच रहा था एक छूट कहाँ गया, ठीक है। सोशियोलॉजी और साइंस, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसलिए मैं इसमें 3 दिन दिया हूँ, इसको 3 दिन नहीं, इसको 4 ले लीजिए, ठीक है। मतलब आप पेपर 3 को 4 दिन पढ़ लीजिए, ठीक है, दोनों मिला, जो भी ए बी पार्ट है दोनों को मिला के। फिर आता है पेपर आपका 1, आप लास्ट दिन पढ़ेंगे। पेपर 2 आपका एक दिन में कंप्लीट करना है। अब देखिए, एक, एक 2, 2 4, 4 8, एक 9, एक 10, सिंपल सी बात है ना। कैसे, हिंदी प्लस रिपोर्ट राइटिंग 1 डे। फिर उसके बाद कौन सा आता है, हाँ, पेपर 4। पेपर 4 आपको पढ़ना है 3 दिन। फिर आपको पेपर 3 पढ़ना है 4 दिन। फिर आपको पेपर 2 पढ़ना है 1 दिन। ये पेपर 5 और 6 है ना। पेपर 1 आपको पढ़ना है 1 दिन, वो भी कब, 20 तारीख को। अब कितना वो, 3 1 4, 4 8, एक 9, एक 10, 10 डे का ये प्लान आपके पास होना चाहिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हो। आपको क्या करना है, मैंने कहाँ पे फोकस किया, आप लोगों को समझ पा रहे हैं ना। पेपर 4, पेपर 3, कौन से उसमें, पेपर 4 और पेपर 3 और हिंदी में, बस। पेपर 4, पेपर 3 और हिंदी, आप इन 10 दिनों में अगर इनको भी आप पढ़ के चले जाएंगे ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपका कोई भी चेकर, ठीक है, आपने एक नॉर्मल एवरेज तरीके से लिख दिया, 600+ मार्क्स आ जाएंगे। 10 दिन में आ जाएंगे। कितने दिन में, अभी भी 10 दिन में 600 मार्क्स आ जाएंगे। जो बहुत पहले से पढ़ा है उसके तो और अच्छे आने ही आने, ठीक है। तो 600 मार्क्स आप पेपर 4, पेपर 3 और उसके बाद आप हिंदी वाला पोर्शन, ठीक है। तो आप थोड़ा मोटिवेटेड रहिए, 10 दिन बचा है, आराम से आपका पेपर हो जाएगा। कोई मेंस एग्जाम, देखिए प्रीलिम्स एग्जाम में घबराहट होती है, वनडे एग्जाम में घबराहट होती है, मेंस एग्जाम ऐसे है कि यू हैव टू फेस 6 डेज। तो आपको उसमें ये नहीं करना है कि यार एक हम पेपर देंगे फ्री हो गए, नहीं, 6 दिन तक आपको झेलना पड़ेगा। तो आप घबराहट को छोड़िए, जाके खूब लिख के आइए, मस्त नींद लीजिए, खूब सोइए, ठीक है। तो ये रहेगा आपका पेपर के लिए पढ़ाई।
आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी और आप सबसे इम्पोर्टेंट ये है मोटिवेटेड रहिए। आपके सर पे आ गया है एग्जामिनेशन और हाँ, ये जो लास्ट के 10 डेज है इसमें आलस मत करिए। इसमें कर गए तो फिर गच्चा खा जाएंगे गुरु, ये दिक्कत हो जाएगी। तो ये 10 दिन आप बढ़िया से करिए। 10 दिन में आपका मेंस बहुत अच्छा जाने वाला है और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। जो भी आपको क्वेरी आए दिमाग में, जिस भी टॉपिक से संबंधित, जिस भी उससे दिक्कत, आप हमको बेझिझक बताइए। कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए, हम आपके आंसर्स देंगे और आपके जो सवाल होंगे उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे, जो हमसे बेस्ट तरीके से हो पाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, पढ़ाई करते रहिए।